देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है बहुत जल्दी में लाई गई, हड़बड़ी में लाई गई और वो स्कीम एज ओरिजिनल बिल्कुल सही नहीं को तो छोड़िए, एयरफोर्स और नेवी को तो पता भी नहीं था कि अग्निवीर जैसे स्कीम आने वाली है। उनके लिए तो एक अप्रत्याशित घटना थी जो चौंकाने वाली थी, यानी कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ। फोर्सेस को उस समय इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो तैयार भी नहीं थे। अगर आपको याद हो, कोई प्लानिंग नहीं थी, करिकुलम नहीं था, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी, उस पर प्रश्न भी उत्तर नहीं दिए जा रहे थे कि अगर अग्निवीर 4 साल के बाद छोड़े जाएंगे तो इनकी आकांक्षाओं का क्या होगा, इनकी इंडक्शन कहीं पे कैसे होगी। तो आनन फानन में 10% की रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट हो गई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर सवाल है और हर कोई मने 100 मुंह 100 बातों जैसा हालात बने हैं। लेकिन सबसे जो ज्यादा जानकार हैं वो सेना में रहे लोग हैं और वही इस पर सच्चाई और सही चीज बता सकते हैं। अशविंदर बहल, देश का जाना माना नाम, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर सवाल हैं, विपक्ष हमलावर है। पहले ही जो लोकसभा सत्र में लगातार तीर चले हैं सरकार पर, लेकिन इसकी सच्चाई है क्या? एक्चुअल में ये सेना के लिए फायदेमंद है भी, सही है भी या नहीं है? सूरज जी, बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने पूछा है। जो उस समय था 2020 से 22 के बीच में, जब इसके बारे में बातचीत चल रही थी, तो उस समय के सेना अध्यक्ष थे जनरल नरवाने। उन्होंने एक मेमोइर्स लिखे हैं। उस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो दी हिंदू ने उसके ऊपर टिप्पणी की है। उस टिप्पणी में उन्होंने ये कहा है कि जो रेकमेंड किया गया था जनरल नरवाने से, वो तो था टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर, लेकिन जो असली में आया वो अग्निवीर काफी दूसरी हालात और शेप में आया। पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने सीमित समय के लिए सीमित संख्या का नाम दिया था कि उतनी संख्या के लिए कीजिए, लेकिन जब आया तो पूरी आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट इसी से होगी। और तीसरी बात उसमें बहुत ही अहम कही गई है कि जो आर्मी को तो छोड़िए, एयरफोर्स और नेवी को तो पता भी नहीं था कि अग्निवीर जैसे स्कीम आने वाली है। उनके लिए तो एक अप्रत्याशित घटना थी जो चौंकाने वाली थी, यानी कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि आर्म फोर्सेस को उस समय इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो तैयार भी नहीं थे। अगर आपको याद हो, कोई प्लानिंग नहीं थी, करिकुलम नहीं था, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी, उस पर प्रश्न भी उत्तर नहीं दिए जा रहे थे कि अगर अग्निवीर 4 साल के बाद छोड़े जाएंगे तो इनकी आकांक्षाओं का क्या होगा, इनकी इंडक्शन कहीं पे कैसे होगी। तो आनन फानन में 10% की रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट हो गई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। लेकिन ये जो ट्रेंड मैन पावर है, जो 4 साल तक ट्रेनिंग लेगी टैंकों पे, जहाजों पे, सुखोई 30 पे ट्रेनिंग लेके, वो बीएसएफ में जाके क्या करेगा? तो क्या उसकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी बनी है? आज तक वो क्लैरिटी नहीं है। और हर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अपने स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो इनको स्किल सेट्स मिले, क्या उनका आकलन। अब आपको मैं एक चीज पूछूं, जिसने टैंक चलाया, क्या उसको आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में लेके जा सकते हो बीएसएफ के साथ? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के ऊपर सोच विचार करके एक पायलट प्रोजेक्ट को बनाया जाना चाहिए था, पायलट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए था, और उसकी खामियां देखने बाद खामियां को रिव्यू करके रिमूव किया जाना चाहिए था, ना कि पूरी की पूरी इंडक्शन जो है वो अग्निवीर से हो। इसमें एक आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, और वो बहुत ही अहम है। वो ये है कि अग्निवीर स्कीम आप लॉन्च की, आपने आकांक्षाओं का ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है, बहुत ही अहम है। अच्छा सर, आपकी इस आंसर से मुझे एक चीज समझ में आती, सिंगल लाइन की, वो ये कि क्या ये हड़बड़ाहट में और बिना तैयारी के काम किया हुआ सारा? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत ही जल्दी इसको लागू किया गया। आर्म्ड फोर्सेस में दो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दूसरी है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसे आरट्रैक भी कहते हैं। तो वो यही स्टडीज करती हैं कि अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बदलनी है तो उसको कैसे किया जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, और उसको कैसे रिफाइन किया जाए पीरियड के टाइम। तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल हुआ था? जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं हुआ था। अगर इनको कमेंट्स के लिए भी दिए गए तो क्या उतना समय दिया गया कि डीप स्टडी की जाए, और जो कमेंट्स आए क्या उनको इंक्लूड किया गया कि नहीं किया गया? इस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन।
चीज़ एक ये भी है जो विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं, उसमें एक लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है और सबके दिलों से और सबके मन से जुड़ी रहती है, आम भारतीय की भी, कि क्या इससे सेना कमज़ोर होगी? देखिए, सबसे बड़ा अहम प्रश्न जो है ना, वो आपने अभी पूछा है। मैं इसको इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा। 4 साल के लिए ये आए हैं। इसमें 6 महीने का इनका ट्रेनिंग पीरियड है। इसमें 1 साल की छुट्टी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या यूनिट से बाहर होंगे। तो इनके पास यूनिट के अंदर टाइम कितना है? सिर्फ़ 2.5 साल। और 2.5 साल में इनको यूनिट कोहेज़न भी करना है, यूनिट के एथोस को भी समझना है। और अब 2 टाइप के हैं लोग वहाँ पे। एक रेगुलर हैं, जो हमेशा स्थायी रहेंगे, और एक जो अभी थोड़े समय के लिए आए हैं। जो थोड़े समय के लिए आए हैं, कहीं न कहीं उनको चिंता होगी अपने दूसरे जॉब की भी। उस पे भी फ़ोकस करेंगे, उस पे भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हैं तो ये 12वीं क्लास के ही। तो आज एमबीए डिग्री वाले को 25 से 30 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये जब जाएँगे तो उनको क्या मिलेगा? तो उनके अंदर डर होगा, चाहे हम कितनी भी रिज़र्वेशन कर लें। पहले भी रिज़र्वेशंस थी, 3, 5, 10% थी, लेकिन जो सेना से निवृत्त होके जाते थे, उनको नहीं मिलती थी, क्योंकि स्किल सेट्स मैच नहीं कर रहे थे और 1 से 2% नहीं भरी थी। तो ये कितनी भरेंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इस पे भी विचार होगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी सेना के अंदर 4 साल के लिए लोग आए हैं, 75% चले गए हैं, पर आपको तो हर लेवल ऑफ सीनियरिटी पे एक्सपीरियंस चाहिए। हर लेवल पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी 50% जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 20 से 22 साल की उम्र की है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइडेड है पूरे लेवल्स पे। तो क्या बच जाता है एक्सपीरियंस लेवल हर लेवल के ऊपर? बहुत कम। तो लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन लेवल होता है हर लेवल का। इसको मैं बड़े एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम एयरफोर्स को लें, एयरफोर्स हाई टेक्नोलॉजी सर्विस है, नेवी भी हाई टेक्नोलॉजी सर्विस है, आर्मी के अंदर बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो टैंक्स हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, संचार इक्विपमेंट हो, वो सब भी आजकल हाई टेक हैं, ड्रोन्स हैं, हाई टेक हैं। तो इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। पहले ट्रेनिंग कर ली हमने, यूनिट में आए। अब अगर हमको सुखोई 30 जहाज है या रफाल जहाज है, इसको मेंटेन करना है, तो इसके लिए टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। वो कौन से डिपार्टमेंट के होते हैं, कौन से ब्रांच के होते हैं? वो हो सकते हैं इंजन के, एयरफ्रेम के, इंस्ट्रूमेंट्स के, हाइड्रोलिक्स के, न्यूमेटिक्स के, फ्यूल के, और अनेकों इलेक्ट्रॉनिक्स के अनेकों स्ट्रीम्स के होते हैं, जिनकी स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट होती है। एक एक जहाज, आप एक मोबाइल को मेंटेन करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो एक आधुनिक जहाज जो 5th जनरेशन का फाइटर है, उसको मेंटेन करने के लिए कितनी स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट होगी? और वो 2 दिन में नहीं मिलती, वो 3, 4, 5 साल लग जाते हैं उसको, वो यूनिट के अंदर वो ट्रेनिंग लेने में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेने में और समझने में, एक्सपीरियंस लेने में। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। जैसे कि आप गाड़ी को लेके आते हैं रोड पे, तो आपको 2000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करानी है, 5000 पे करानी है, 10,000 पे करानी है, तभी गाड़ी अच्छी चलेगी। उसी तरीके से अगर जहाज एक्सीडेंट फ्री रहने हैं, तो उनकी सर्विसिंग होती है 25 घंटे की, 50 घंटे की, 100 घंटे की, 200 घंटे की। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन तो हमारी स्क्वाड्रन के अंदर हो जाती है, पर वो सीखते-सीखते 4-5 साल निकल जाते हैं। फिर सेकंड लाइन जो होती है, उसके लिए एक्सपीरियंस लेवल 5 से 10 साल का चाहिए। फिर थर्ड लाइन होती है जो 200 घंटे से ऊपर रिपेयर डिपोस में होती है, उसके लिए तो उससे भी ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम 75% टेक्निकल मैन पावर को निकाल देंगे, तो इस मैन पावर को कहाँ से लाएंगे जो इनको सर्विस और मेंटेन करेगी? और इसका खामियाजा भारतीय वायुसेना, नेवी और आर्मी को भुगतना पड़ेगा आज से 5 और 10 साल के बाद, जब हमारी इक्विपमेंट की सर्विसिबिलिटी एंड ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी बहुत कम पे आ जाएगी। जल्दबाजी में सीधा-सीधा जो मेरी समझ में आ रहा है कि जल्दबाजी में लाई गई इस योजना में अब जो बदलाव किए हैं थोड़े बहुत, समय सीमा को लेकर भी बढ़ाया है, आरक्षण भी इसमें सेट किया है, तो ये कारगर रहेगा? कुछ एक जो उपाय किए हैं या अभी कुछ नहीं? देखिए, मेरे जो हिसाब से है, 2 ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं। इसको अगर हर स्कीम को रिव्यू करना पड़ता है। हमें इसको रिव्यू करें, हम ये ना कहें कि अब इसको निकाल के फेंक दें, क्योंकि अब 4 साल की मेहनत वो खराब हो जाएगी। तो रिव्यू करें। मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं। पहला ऑप्शन है कि 75% को निकालने की जगह 75% को रखिए, और दूसरा 46,000 46,000 का टोटल नंबर है इस समय, जो तीनों सेनाएं के लिए है, उसको बढ़ा के 60,000 करें, ताकि हमारा नंबर कम ना हो और उतने लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हर लेवल पे रहे। और तीसरी चीज आ जाती है, और बहुत ही अहम, जो दूसरा ऑप्शन है, कि अगर हम ये नहीं कर सकते, तो हमको चाहिए कि हम इसका नंबर 60,000 से बढ़ा के 75,000 कर दें और 7 साल के लिए रखें।
7 साल के बाद 50% को हम छोड़ दें, तब तक उनको एक्सपीरियंस लेवल भी हो जाएगा, बाहर अच्छा जॉब लेने का, अच्छे पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, और साथ में जो 7 साल के बाद का जो 50% रह जाता है, इस नंबर बढ़ने से वो भी बेटर हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है, एक नेचुरल एट्रिशन होता है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। आप देखते होंगे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ को फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऑपरेशंस में हताहत हो जाते हैं। उसकी एवरेज है 18%। अगर आप 25% को रिटेन करेंगे तो उसमें से उतनी प्रोपोर्शनेट प्रतिशत और कम हो जाएगी, तो 20% से नीचे चले जाएंगे वो, जब तक वो 10 साल 15 साल की सर्विस पे आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नंबर भी बढ़ाएं, टाइम भी बढ़ाएं, और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है रिटेन करने वाली उसको भी बढ़ाएं। सर चीज़ एक और थी, बड़ी सुगबुगाहट है आम लोगों में, हालांकि इस पर आकर कभी किसी सरकार के नुमाइंदे ने या कहीं किसी भी तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सुगबुगाहट आम पब्लिक में रहती है कि भी ये जो अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, भारत को जो खतरा है वो अपने इंटरनल अंदर से भी है, तो ये वहां चीजें काम आएंगी। क्या इस तरह का ट्रेंड होता है? क्या इस तरह का माइंडसेट हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है इन चीजों की? देखिए, हर साल 50 से 60 हजार, नियरली 60 हजार तीनों सेनाओं के अंगों से लोग सर्विस से निवृत्त होते हैं। वो तो 15 साल रहे हैं, 17 साल रहे हैं सर्विस में, वो पूरे वेडेड हैं सर्विस के लिए। हर साल वो छोड़ते हैं, हर साल वो सोसाइटी में जाते हैं और सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाते हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होते हैं और देश का नाम भी आगे लेके जाते हैं। उनमें से कई तो सीओज भी बन जाते हैं अगर ऑफिसर लेवल पे हैं, और नीचे लेवल के लोग हैं वो भी अच्छी प्रगति करते हैं। अब जब आप हर 4 साल या 5 साल के बाद 40 हजार लोगों को छोड़ेंगे, तो उनकी उतनी वेडिंग हुई है क्या, उतनी उनकी शादी हुई है सर्विस के साथ कि वो एथोस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके, या उनका उतना कोहिजन हुआ है कि नहीं हुआ, इस पे भी सवाल है। तो ये कहना कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए आपको लोग चाहिए, या इंटरनल कोहिजन के लिए या डिसिप्लिन के लोग चाहिए, तो वैसे भी हर साल 60 हजार के करीब हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो कि 15 से 20 साल के बीच में रह चुके हैं सर्विस में, और उनकी जो एथोस है वो कहीं ज्यादा इनसे स्ट्रांग होंगी। सर विदेशों का चलन क्या रहता है? क्या विदेशों में भी इस तरह का चलन है कि योजनाएं हैं, युवाओं को भर्ती करते हैं लोग? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि इजराइल में इस तरह का ट्रेंड है, हर जो नागरिक है उनको सेना में सर्विसेज देनी होती है अपनी। यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन अग्निवीर उसी तरह की ट्रेंड है, क्या ऐसा है वहाँ? देखिए, कई ऐसी सेनाएं हैं जैसे कि रशिया, चाइना और यूएस, जिसमें या तो कंस्क्रिप्शन है या सिलेक्टिव सर्विस है। तो ये तो है, और कई यूरोप की हैं, 10 यूरोप की सेनाएं हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, लिथुनिया इत्यादि, जिनमें कॉन्स्क्रिप्शन अभी भी बहुत सीरियस तरीके से चल रही है। लेकिन बहुत सारी सेनाएं हैं यूरोप के अंदर जो आज कॉन्स्क्रिप्शन से हट रही हैं, क्योंकि उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर में देखा कि कॉन्स्क्रिप्ट फोर्स आज 2.5 साल हो गए लड़ते हुए, कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही, और लाखों की संख्या में लोग मर गए। उनकी ट्रेनिंग की कमी थी, और वो एकदम लड़ाई में उनको झोंक दिया गया जब वो पूरी तरह रेडी भी नहीं थे। अच्छा, दूसरी तरफ अब देखें इसराइल और हमस का, उनको 8 महीने से ऊपर हो गए, अब उसका गाजा जैसी एक छोटी सी प्लेस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 3 लाख रिजर्विस्ट को रिकॉल किया था। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्क्रिप्शन है, लोगों को समझ आ रहा है कि इसका इफेक्ट असली वॉर के अंदर बहुत कम होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, बड़े सारे देश है, सबसे पहला देश फ्रांस था जिसने मॉडर्न कॉन्स्क्रिप्शन की थी, वो भी हट रहे हैं अब। वो रेगुलर स्थाई वॉलंटियर फोर्स, भारत की सेना जो है विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है, तो वॉलंटियर फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से यूके, जर्मनी, बेल्जियम और आयरलैंड, नेदरलैंड्स, ये भी जा रहे हैं। ये सारी की सारी यूरोप की जो देश है अब स्थाई वॉलंटियर सर्विस की तरह जा रहे हैं, जैसे भारतीय सेना थी पहले, उस तरीके से जा रहे हैं, ना कि उल्टा। आखिरी चीज इस पे कहूंगा, जो भी हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, वो होती है थ्रेट परसेप्शन। हमारे देश को इस समय 2 जगह से थ्रेट है, हमारे 2 शत्रु हैं जो हमारी सरजमीन को हथियाना चाहते हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा है चीन। अगर आपने गलवान वैली का भी देखा था 2020 में जो हुआ, जून 2020 में, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसी स्थायी फोर्स हो जिसकी फोर्स ऑन ग्राउंड उतनी हो कि हम दोनों फ्रंट को हैंडल कर सके। और आखिरी चीज इस पे जो आती है वो ये आती है कि अगर हमने अभी रिसेंट देखा कि हमारे जम्मू के एरिया में, पूंछ और रजौरी में आतंकवाद बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहां से हमने रेगुलर स्थायी सेना को हटा के
LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन पे लगा दिया। पाकिस्तान को मौका मिल गया, उन्होंने वहां पे आतंकवाद को बढ़ा दिया। अब हमने वहां पे फोर्स टू स्पेस रेशो अब बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ये फोर्स टू स्पेस रेशो बढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमें कुछ स्थायी रेगुलर वॉलंटियर फोर्स चाहिए, जिसका नंबर कम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 2 न्यूक्लियर देश हैं जो हमारे लिए हमारे फेवर पे नहीं है। आखिरी सिंगल 2 लाइनों में बहुत छोटा-छोटा सा आंसर चाहूँगा कि अग्निवीर योजना सही है या नहीं? दूसरा, ये लागू रहनी चाहिए या इसे समाप्त करना ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें जो बदलाव हैं, वो ज़रूरी हैं? 2 लाइनों में आप जवाब दीजिए। देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है बहुत जल्दी में लाई गई, हड़बड़ी में लाई गई, और वो स्कीम एज ओरिजिनल बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उस पे अगर हम मॉडिफिकेशन करें, या तो 75% को रिटेन करें, या नंबर बढ़ाएं और 50% को रिटेन करें और 7 साल तक रखें, तो वो स्कीम को भी बचाया जा सकता है। लेकिन ये कहें कि अब एक स्कीम हमने लागू कर दिया और उसको निकाल दिया जाए, वो शायद हड़बड़ाहट में दूसरा कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। कुल मिलाकर सवाल हैं और सवाल सही भी हैं, लेकिन इस जल्दबाजी में लाई गई अग्निवीर योजना को दुरुस्त किया जा सकता है, ये डिफेंस एक्सपर्ट का अभी भी मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ, VOA नोएडा।